गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु पे। और मैं रमेश कुमार त्रिपाठी आप लोगों को लॉकडाउन पीरियड में पढ़ा रहा हूँ एडजॉर्प्शन। पहले मैंने पढ़ाया एडजॉर्प्शन, फिर उत्प्रेरण, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोलाइड्स इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर है, जिसमें नाम है पृष्ठ रसायन। और इस पृष्ठ रसायन का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पृष्ठ रसायन को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। नंबर 1 एडजॉर्प्शन, जिस पर मैं अपने पहले वीडियो बना चुका हूं। नंबर 2 उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस, इसके भी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। और आज हम इस चैप्टर का 3rd पार्ट, दैट इज कोलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। इसको तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोलाइड्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मार्क्स अगर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में तो वो है कोलाइड्स। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज कोलाइड्स। बच्चों, कोलाइड्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था। अभी तक तुमने जितना पढ़ा कि पदार्थ की 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जहां तक तुम्हारी जानकारी है तुमने अभी तक यही देखा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इन्हीं 3 भौतिक अवस्थाओं में सभी पदार्थों को डिफाइन किया जा सके? मेरा मतलब ये, क्या वाकई इन्हीं 3 स्टेज में तुमने पदार्थों को देखा है? जैसे मेरा एग्जाम्पल है, जरा सोच के बताना। दही, जमा हुआ दही, क्या कहोगे इसको? भौतिक अवस्था के आधार पर तुम क्या कहोगे? क्या ये ठोस है, सॉलिड? क्या ये लिक्विड है? क्या ये गैस है? इसको क्या कह सकते हैं? इसी तरह से जैसे हम कहें कि आटा मार के रखा गया है, रोटी बनाने जा रहा है, लोई तैयार की, लोई की भौतिक अवस्था आप क्या कहें? क्या ये ठोस, द्रव, गैस? जरा सोचना। बादल, काले काले घने बादल, बारिश होने वाली है, काले घने बादल आते हैं, बादल का एक टुकड़ा हवा में बह रहा, आप उस बादल के टुकड़े की भौतिक अवस्था क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि वो गैस है? अगर वो गैस है तो विजिबल कैसे, दिख कैसे रहा? और एक जगह पर स्थिर क्यों? गैस तो फैल जाती है। क्या वो लिक्विड है? हाँ, उसमें पानी है, बिल्कुल सही है, पानी है। क्या वो लिक्विड है? अगर वो लिक्विड है तो वो हवा में ठहरा कैसे? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज हम यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और बेटा, पदार्थ की ऐसी बहुत सी अवस्थाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुबह सुबह ब्रश करने के लिए कहा गया, टूथपेस्ट से तुमने टूथपेस्ट निकाला, क्या लगता है ये पेस्ट की भौतिक अवस्था क्या कहोगे? क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? नहीं डिफाइन कर सकते। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसी चीजों का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। खैर, शुरू करते हैं। ये तो मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर तुमको बताया। हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कोलाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स मतलब क्या होता है? तो बच्चों, प्राचीन काल की बात है। शुरुआत में ये माना गया, ये वैसे तो ये वर्ड बेटा ग्रीक का है, कोला प्लस लॉइड, और ये मिला के बना कोलाइड। कोला मतलब होता है गोंद, लॉइड मतलब जैसा। गोंद जैसा कोई पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था गोंद जैसी हो। लेई देखा ना, लेई, गोंद कैसा होता है? क्या कहोगे इसको? लिक्विड तो नहीं है। हाँ, लगता है लिक्विड जैसा जरूर, लेकिन लिक्विड है नहीं। तो भौतिक अवस्था जिसकी गोंद जैसी होती थी, उस पदार्थ को कोलाइड्स कहा गया। क्लियर है? कोलाइड शब्द का अर्थ है गोंद जैसा, गोंद जैसा।
ऐसी पुरानी विचारधारा थी कि वे पदार्थ जो गोंद जैसे होते हैं उनको हम कोलाइड्स कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ विज्ञान आगे बढ़ा, लोगों ने और अधिक अध्ययन किया, चीजों को समझा गया, भौतिक अवस्थाओं पर तमाम सारे प्रयोग हुए और तब जाके ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, कोई पदार्थ कोलाइड नहीं होता, पदार्थ की एक अवस्था कोलाइड होती है। तो ये क्या मसला है? तो बेटा ऐसा है कि दरअसल भौतिक अवस्था की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस जो बंटवारा किया गया है ये पार्टिकल के साइज पर है और पार्टिकल के बीच की दूरी पर है। तुम इतना जानते हो कि जो ठोस होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहां पर, जैसे बेटा एक नदी से एक गिलास पानी ले लिया जाए और ध्यान से जरा उस गिलास पानी को देखो तो उसमें तुम्हें बालू के कण चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप उस गिलास को ऐसे रहने दें तो देखेंगे कि कुछ कण वो सेटल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे नीचे करके बालू बैठ जाएगा। तो वहां क्या है? वहां दरअसल कणों का आकार थोड़ा बड़ा है जो हमारी आंख से दिख रहा है और वो कण आपस में मिलकर एक ठोस बना रहे हैं और ठोस बनाकर वो बालू नीचे बैठ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चीनी घोल दी, शरबत बन गया। अब शरबत में क्या चीनी के कण दिखाई दे रहे? नहीं दिख रहे। ये चीज कहलाती है विलयन। जब विलेय पदार्थ विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी हो जाता है, तो यह कहलाता है विलयन। यहां चीनी कहां गई? चीनी के जो कण थे वो कण चीनी के अणुओं में टूट गए और हर अणु अलग हो गया। ये अलग अलग अणु पानी के बीच में, पानी के अणुओं के बीच में जो खाली जगह थी वहां पर समा गया। अब ये समांगी विलयन बन गया, इसको कहते हैं विलयन। और वो जो दूसरा केस था जिसमें हमने नदी से गिलास से पानी लिया था, वहां पर कणों का आकार बड़ा था, वो कण हमको अपनी आंख से दिखाई दे रहे थे और वो कण द्रव के बीच के अंतराणु का आकाश में नहीं थे, वो उसमें तैर रहे थे और तैरने के दौरान मिलकर ठोस बना रहे थे, ठोस बनाकर नीचे बैठ जा रहे थे। ऐसी घटना को हम कहते हैं निलंबन। मतलब ये रहा निलंबन का एक एग्जाम्पल, जिसमें हमारे कणों का आकार इतना बड़ा है, विलेय पदार्थ के कणों का आकार इतना बड़ा है कि ये आपस में मिलकर कुछ देर बाद नीचे बैठ जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर मैंने शरबत की बात कही, तो बच्चों यहां पर कणों का आकार इतना छोटा है, चीनी के कणों का आकार पानी में, कि ये कण पूरे विलयन में समान रूप से वितरित है। इसको हम कहते हैं विलयन और यह कहलाता है निलंबन। अब विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा, निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कणों का आकार हो सकता है कि कण इतने बड़े हों कि वो अंतराणु का आकाश में समा ना पाए। जो द्रव के बीच के जो अणुओं के बीच की जगह होती है उनमें ये समा नहीं सकते क्योंकि इनका आकार थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इतने बड़े भी नहीं है कि आपस में मिलकर अणु बड़ा कण बना सके जिससे कि वो नीचे बैठेंगे। मतलब ना तो ये बड़े कण बना के नीचे बैठेंगे और ना ये छोटे कण बना के पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे, समांगी विलयन बना लेंगे। ऐसे जो कण होते हैं, ऐसा जो विलयन होता है, इसको कोलाइड कहा गया। व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स पदार्थ के वे कण हैं, या कोलाइड्स कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कहा जाए। कोलाइड्स एक मिश्रण है जिसमें दो चीजें हैं, एक विलेय पदार्थ है, एक विलायक है। विलेय पदार्थ के कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से बड़ा और निलंबन के कणों के आकार से छोटा है, इसलिए ये कण न तो समांगी विलयन बनाते हैं और न ही
अवक्षेपित होते हैं, बैठते हैं, नीचे बैठते नहीं है, ऐसे कण कहलाते हैं, ऐसा विलयन कहलाता है कोलाइड। इस हिसाब से कहा जाए तो कोलाइड समांगी नहीं है, कोलाइड एक विसमांगी निकाय है। विसमांगी समझ रहे हो ना? विसमांगी मतलब पूरे विलयन में एक जैसा नहीं हो। अब बच्चों बात आती है साइज की, जब तो आखिरकार इनका साइज कितना होता है, कितने में हम मान लें कि ये नहीं बनाएंगे विलयन या निलंबन। तो बेटा ये साइज है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी कि किसी पदार्थ का के कणों का साइज विलयन में यदि 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का हो जाए तो ऐसे कण क्या कहलाएंगे? कोलाइडी कण कहलाएंगे, और ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाएगा। हालांकि कोलाइडी विलयन कहना सही नहीं है, क्योंकि विलयन की तो परिभाषा यह है कि समांगी होना चाहिए, और ये समांगी नहीं होते, तो इसलिए इनको हम विलयन न करके कोलाइडी निकाय कहेंगे। ये कहलाएगा कोलाइडी निकाय। निकाय मतलब सिस्टम, ठीक। तो कोलाइडी निकाय में अगर देखा जाए दो चीजें, एक वो जिसमें कण घुले हुए हैं और एक वो जिसके कण घुले हुए हैं, यानी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोला गया है। जो घोला गया पदार्थ है ये जो छोटे छोटे कण देख रहे हो ना, ये कहलाते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहलाए? परिक्षिप्त प्रावस्था। थोड़ा सा शोर हो रहा है, क्या करें, बसें गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है। कोशिश करता हूं कि इसको ठीक कर सकूं, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए समझ में तो आ रही होगी बात। उम्मीद है कि मेरी बात समझ रहे होगे। तो है, मैं बात कर रहा था कोलाइडी निकाय की। तो कोलाइड में दो प्रकार का पदार्थ हैं। एक वो जिसके कण एक दूसरे पदार्थ में वितरित है, जिस पदार्थ में ये कण वितरित होते हैं, ये जो पदार्थ है, इसको हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। और ये जो कण जो वितरित हैं, इन कणों को हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कुछ इस प्रकार से वितरित हैं कि न तो वो आपस में मिलकर नीचे बैठ रहे हैं, न ही वो समांगी विलयन बना रहे हैं। ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को कोलाइड्स कहा जाता है। क्लियर? वेरी क्लियर? ठीक है। अब चैप्टर को पढ़ाने से पहले, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में है क्या कि इसको तुम्हें कोलाइड बनाने की विधियां बताई गई हैं, फिर कोलाइड्स के गुण के बारे में बताया गया है, फिर कोलाइड्स के उपयोग के बारे में बताया गया है। लेकिन हम इस चैप्टर को एक क्रम से नहीं लेकर चल रहे हैं, बल्कि हम पहले तुम्हें ये बता दें आखिर ये कोलाइड्स का डिजाइन कैसा होता है, आकार कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। और अगर ये तुम देखने में समझ गए ना आखिर क्यों ऐसा है, तो फिर ये चैप्टर फिर आसान हो जाएगा और बाकी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मैं शुरू वहीं से करूंगा कि दरअसल क्या है कि जब चीनी को पानी में घोला गया, शरबत बनाया गया, तो ये तो विलयन है। अच्छा, विलयन से अगर आपको चीनी निकालना हो तो आप क्या करो? तो विलयन से चीनी निकालने के लिए पानी को गर्म कर दें, विलय शरबत को गर्म कर दें, पानी कम हो जाएगा। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, होगा क्या, चीनी के जो कण इसमें घुले हुए हैं, ये कण पास आते जाएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो उदासीन कण है, तुम जानते हो, तमाम उदासीन कणों के बीच में एक बल लगना चालू हो जाएगा, और बल लगना चालू हो जाएगा तो ये सारी चीनी ठोस बन जाएगी, तो ये नीचे बैठ जाएगी।
अभी इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि कणों का आकार इतना छोटा है कि इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन जब ये कण आपस में मिल जाएंगे और मिलने लगेंगे तो ये ठोस बना लेंगे, और जब ठोस बना लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, तो ये नीचे बैठ जाएंगे। जैसे यहां पर इनका वजन ज्यादा था तो ये सब नीचे बैठ गए, बालू नीचे बैठ गए। कोलाइड्स में कहानी ये है कि कोलाइड्स बहुत स्थायी होते हैं, बहुत अधिक स्थायी होते हैं। उसका कारण है कि इनके कण कभी आपस में नहीं मिलते। अगर आप थोड़ा बहुत पानी कम भी करते हो तो भी ये कण आपस में नहीं मिलते। ये इनकी एक बड़ी खास बात है। अब ऐसा क्यों है, इसका डिस्कशन अगर करें तो बेटा कोलाइड का आकार समझो। दरअसल कोलाइड्स जो होते हैं एक उदासीन कण है। कोलाइड्स में होता क्या है कि एक कण होता है उदासीन, और उस जस्ट लाइक मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान लिया ये कोई एक उदासीन कण है, ठीक, एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण है। जैसे बेटा ये एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण है, गोल गोल है, ठीक है। ये एक कण, ये हमारा एक गिलास था। इस गिलास में हमने थोड़ा सा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमने डाल दिया फेरिक क्लोराइड का विलयन। ये फेरिक क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड में क्या, जब विलयन लेंगे तो उसमें फेरिक आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे इस विलयन में, क्योंकि ये विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हमने इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों में ये फेरिक क्लोराइड का विलयन डाला तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के उदासीन कण हैं इनकी सतह पर कुछ ये फेरिक आयन चिपक गए। ये फेरिक आयन, ये तो उदासीन कण है और इसकी सतह पर कुछ फेरिक आयन चिपक गए। ऐसा होता है, उदासीन कण है, इसकी सतह पर फेरिक आयन चिपक गए। ये केवल अधिशोषण है, मैंने कहा ना था सरफेस केमिस्ट्री चल रही है। सतह पर फेरिक आयन चिपक गए। अब जरा तुम सोचो, अगर इसकी सतह पर करीब 10-15 फेरिक आयन चिपक गए तो क्या होगा, फेरिक आयन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये सब सतह पर पॉजिटिव आयन चिपके हुए, यहां पर पॉजिटिव आयन चिपके हुए। अब ये पूरा कण पॉजिटिव हो गया। ऐसा एक कण और ऐसा दूसरा कण, देखो ये आकार भी बड़ा हो जाएगा। आकार क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनकी सतह पर आयन चिपक गए। वही मैं कह रहा था, जब तक ये अकेला कण था फेरिक हाइड्रोक्साइड तब तक वो विलयन में था, और जब इसकी सतह पर कण चिपक गए तो इसका आकार हो गया बड़ा। अब ये हो गया किसमें, अब ये इसका आकार का जो साइज हो गया वो 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर की रेंज में आ गया। अब इस रेंज में जब आ गया तो ये हो गया इतना बड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ये इसकी तरह नहीं है, नीचे बैठेगा नहीं। क्यों, इसलिए नहीं बैठेगा कि इनके कणों के बीच में जब ये दोनों कण पास पास आएंगे तो तुम्हें क्या लगता है, ये दोनों चिपक जाएंगे, एक गेंद दूसरी गेंद दोनों चिपक जाएंगे, नहीं चिपकेंगे। क्यों नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये दोनों कण एक दूसरे से कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तुम जानते हो समान चार्ज पार्टिकल कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, तो यहां भी समान चार्ज पार्टिकल कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये अलग टहलेगा, ये अलग टहलेगा, ये अलग टहलेगा, सब अलग अलग टहलेंगे। अब सोचो, वो इस अवस्था में नहीं आ पाएंगे कि आपस में मिल जाए नीचे बैठे। विलयन की अवस्था में नहीं है, विलयन से आकार में बड़े हैं और बड़े होने की वजह से अब वो इस अवस्था में है। और तब हम कहते हैं कि ये अवस्था कोलाइड की है। यानी कोलाइड के बारे में तुम्हें समझ में आया होगा कि एक उदासीन कण और उस उदासीन कण पर चिपके हुए आयन। अच्छा, एक खास बात और, कोलाइड्स में सभी कण, यानी मान लो पड़ा कि तुमने डाला उसमें फेरिक क्लोराइड बाहर से फेरिक हाइड्रोक्साइड में,
तो जितने भी फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल है उन सब पर केवल फेरिक आयन ही चिपकेगा, क्लोराइड आयन नहीं चिपकेगा। अगर ऐसा नहीं कि कुछ कणों पर फेरिक आयन चिपक जाए, कुछ पर क्लोराइड चिपक जाए, तब तुम कहोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर तो जुड़ जाएगा, तब फिर क्लोराइड बनेगा ही नहीं। क्लोराइड तो केवल तभी बनेगा जब सारे के सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों पर केवल फेरिक आयन अधिशोषित हो जाए, और जब केवल फेरिक आयन अधिशोषित हो जाएंगे तो सारे के सारे कण पॉजिटिव हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोलाइडी निकाय में सभी कणों पर समान आवेश होता है। जबकि कोई विद्युत अपघट्य का विलयन लिया जाए तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज के कण होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो इसलिए विलयन उदासीन होता है। तो यहां पर कोलाइडी कण उदासीन नहीं है, कोलाइडी कणों पर चार्ज है। हाँ, कोलाइडी निकाय उदासीन है। कैसे भाई? फेरिक आयन चिपक गए, अब बचे ये क्लोराइड। ये क्लोराइड कहां जाएंगे? ये क्लोराइड तो इसी विलयन में रहेंगे ना, ये क्लोराइड विलयन में रहेंगे। अगर हम पूरे विलयन की बात करें तो पूरा विलयन तो उदासीन है, लेकिन इस उदासीन विलयन में फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों पर फेरिक आयन चिपके हैं। इनमें जो कोलाइडी कण हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तो ये आयन है, ये नेगेटिव आयन, ये सोल्यूशन में रहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? यानी कहा जाए कि कोलाइडी निकाय तो उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है। अच्छा बेटा, मैंने यहां पर पॉजिटिव चिपका दिया, हो सकता है कि इस पर निगेटिव आयन अधिशोषित हो जाए, और अगर विलयन में उदासीन कण पर निगेटिव आयन अधिशोषित हो गए तो फिर क्या कहलाएगा? नेगेटिव कोलाइड। तो इस प्रकार कोलाइड्स को दो भागों में कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव कोलाइड्स। ठीक, ये तो एक संरचना थी। अब थोड़ा सा इसकी संरचना को और समझ लें तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो एक प्रकार के कोलाइड हो गए। बेटा कुछ कोलाइड्स ऐसे भी हैं जिनमें एक कोलाइडी कण है उदासीन, ये उदासीन है, मान लिया कोई भी चीज है, और इसकी सतह पर कुछ आयन चिपके हुए हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव आयन चिपके हुए हैं। ये सभी पॉजिटिव आयन एक ही प्रकार के होंगे, फेरिक है तो सभी फेरिक होंगे, ठीक? और इसके अलावा इसकी सतह पर एक झिल्ली भी है, लैमिनेशन। ये झिल्ली कौन सी है? ये उसी द्रव की झिल्ली है जिस द्रव में ये बने हैं। यहां ये जो द्रव है ना, जिस द्रव में इसको बनाया गया, उसी द्रव की इसके ऊपर एक झिल्ली भी है। तुम कहोगे ये झिल्ली कैसी होती है? द्रव की झिल्ली का मतलब क्या? तो तुमने कभी वो देखा ना, क्या कहते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े धो रहे ना, तो साबुन बनाया, झाग बना, तो झाग को कभी ध्यान से देखो, उसमें एक झिल्ली ऐसी होती है, बुलबुला जो होता है जिसको, वो झिल्ली काहे की होती है? पानी की होती है ना, द्रव की होती है। तो वो जो साबुन है, साबुन में घुला हुआ पानी, उसी द्रव की झिल्ली, तो वो द्रव की झिल्ली है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये कोलाइडी कण, ठीक? तो इस प्रकार से एक झिल्ली बन जाती है, एक हिसाब से चाहे बहुत महीन होती है, लैमिनेशन टाइप का हो गया। तो बेटा ये एक प्रकार का कोलाइडी कण बन गया। अब ऐसे अगर कोलाइडी कण बहुत सारे एक बर्तन में हैं, तो एक ये प्रकार है कोलाइड का, और दूसरा ये प्रकार है जिसमें ये बता देता हूं, ध्यान से देखना जरा। यहां पर एक प्रकार था, दूसरे प्रकार में उदासीन कण थे, और इन उदासीन कणों के ऊपर आयन थे, मान लिया पॉजिटिव आयन थे। एक तो ये कैटेगरी हो गई, ठीक? ये अब यहां पे इस कण के ऊपर एक झिल्ली भी थी, यहां पर कण के ऊपर झिल्ली नहीं है, तुमको दिख रही होगी इस को। हाँ, इसको हटा दो, मैं ऐसे जैसे ये कण है, इसकी सतह पर ये आयन चिपक है, खाली इतना बात है, झिल्ली नहीं इसको, ठीक? ये उदासीन कण है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण है, फेरिक आयन चिपके हो, मान लिया। तो ये कहलाता है बेटा द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक? द्रव विरोधी, और ये कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक? मतलब ये
कि द्रव स्नेही कोलाइड वो होते हैं जिनमें उदासीन कण के चारों तरफ आयन चिपके होते हैं और उन आयनों के ऊपर एक द्रव की झिल्ली होती है जो उनको पैक करती है। द्रव विरोधी कोलाइड वो होते हैं जिनमें एक उदासीन कण होता है, उसकी सतह पर केवल आयन होते हैं, झिल्ली नहीं होती। तो ये हो गया द्रव विरोधी, और जिनके ऊपर झिल्ली होती है वो कहलाते हैं द्रव स्नेही। इस झिल्ली को हम रक्षी परत कहते हैं। रक्षी परत, ये रक्षी परत आगे बड़े काम आने वाली है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अच्छा, आकार प्रकार में देखना जरा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब तुम जरा सोच के बताओ कि ये वाला कण और ये वाला कण, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो इन दोनों में यही वाला कण बड़ा। बिल्कुल सही है। द्रव स्नेही कोलाइडी कणों का आकार द्रव विरोधी के कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक रक्षी परत होती है। दूसरा पॉइंट बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड्स जो होते हैं ये उत्क्रमणीय कोलाइड्स कहलाते हैं। उत्क्रमणीय मतलब अगर इन कोलाइड्स को सुखा दिया जाए, यानी पानी उड़ा दिया जाए, तो जो बचा हुआ मटेरियल है उसमें फिर से पानी डाल के उसको घोल दे तो ये फिर से कोलाइडी निकाय बना लेंगे, इसलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। जबकि ये अगर ये सूख गए, एक बार सुखा दिया और फिर तुम सोचो इसमें हम पानी घोल के इसको बनाएंगे, तो ये दोबारा कोलाइडी के लिए नहीं बनाते, इसलिए अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर ले या गोल है, या कोई इस तरह से जेलेटिन, मान लिया सूख गया तो बचे हुए पदार्थ को पीस के पाउडर बना के फिर से पानी में घोल के गरारा रोट का बनाई ली है, फिर से पीस दो, पानी बनाओ और फिर से घोलो, गर्म करो, ये कोलाइड क्या फिर से बन जाएगा। लेकिन वहीं पर पेंट, प्लास्टिक पेंट है, दीवार में पेंट कराया तुमने, बच गया, डिब्बा रख दिया, पेंट सूख गया, अब उसके अंदर निकालोगे तो पपड़ी निकलेगा। अब उस पपड़ी को तुम फिर से कहो कि हम पानी में घोल के पेंट बना देंगे तो पेंट नहीं बनेगा, वो खराब होगा। कहने का मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड्स हैं उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है यूज खराब हो जाने के बाद, यानी कि सूख जाने के बाद, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड्स का उसमें दोबारा हम उसको नहीं बना सकते। तो ये कुछ एक अंतर था द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में। एक पॉइंट और यहीं पर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज जरा समझना है यहां पर। जरा ये जो चार्ज पार्टिकल इसकी सतह पर चिपके हैं केवल अधिशोषित हैं, इनके बीच में कोई रासायनिक बंध नहीं है कि इनको अगर हम जो है हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं बेटा। ऐसा हो सकता है, ये मे भी पॉसिबल, ऐसा संभव है कि अगर एक बर्तन में, ये बर्तन है हमारे पास, लोटा है हमारा, इसमें हमारे पास तमाम सारे ऐसे करके कोलाइडी कण हैं, मान लिया द्रव विरोधी है, ठीक, ये तमाम सारे द्रव विरोधी कोलाइड्स के कण हैं। जरा सोचना, ये कण आपस में मिलकर ठोस नहीं बना रहे, अगर ये ठोस बना ले तो ये सब नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे आसमान में बादल है, तैर रहा, वो नीचे नहीं आ रहा, वो आखिरकार क्यों नहीं, पानी है उसमें तो पानी तो नीचे आ जाना चाहिए था, उसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिर नहीं रहा। गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि कणों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि वो आपस में मिल सके। अच्छा, एक चीज और, चार्ज, इनके ऊपर एक चार्ज होता है, अब ये चार्ज के कारण ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, ठीक, इस चार्ज के कारण ये एक दूसरे से नहीं मिलते, सब दूर दूर रहते। हाँ, एक काम किया जा सकता है, जरा सोचना बात, अगर हम कोई तरीके से किसी ऐसे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं और वो ये क्या करें कि इसकी सतह पर जो ये चार्ज आयन चिपके हुए ना, इनको हम हटा दें। अगर हमने इनको हटाने में सफलता प्राप्त कर ली तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, और तब ऐसे इसमें से ये सब उदासीन कण निकल आएंगे, और ये उदासीन कण आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिल जाएंगे तब, क्योंकि उदासीन को मिलने में तो कोई दिक्कत है, तो ये मिल जाएंगे, तब ये ठोस बना लेंगे ऐसे मिलकर, और जब ये ठोस बन जाएगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब कोलाइडी कणों को नीचे बैठाने के लिए आपको इसका चार्ज खत्म करना पड़ता है, और इस चार्ज को खत्म करने के लिए तुम्हें इसमें बाहर से कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज का कण है, पॉजिटिव कोलाइड,
तो बाहर से तुमने नमक डाल दिया NaCl, नमक का घोल डाल दिया, तो वो नमक का घोल का जो Cl माइनस है जब वो आएगा तो वो इसको उदासीन कर देगा, और इसको उदासीन कर देगा तो इसकी सतह को खाली कर देगा, क्योंकि तो चिपके ही इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज साइड चिपके हैं। और जब ये Cl माइनस आएगा तो इसको ले लेगा और ये सतह छोड़ देंगे, और जब ये सतह छोड़ देंगे तो सब आपस में मिल जाएंगे और तब ये नीचे बैठ जाएंगे। द्रव विरोधी कोलाइड में तो ये होता कि अगर द्रव विरोधी कोलाइड में बाहर से कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया जाए तो विद्युत अपघट्य का आयन द्रव विरोधी कोलाइड की सतह में चिपके हुए जो अधिशोषित जो आयन है उनको उदासीन कर देते हैं, और उदासीन करने के बाद नीचे बता देते हैं। लेकिन यही बात अगर द्रव स्नेही के लिए कही जाए तो वहां थोड़ी दिक्कत है। यही NaCl अगर इसमें डाला जाएगा तो ये बात ठीक है कि इसके चार्ज को उदासीन कर सकता है, चार्ज को खत्म कर देगा, लेकिन तो फिर क्या बचेगा? तो एक उदासीन कण बचेगा और उसके चारों तरफ एक झिल्ली बचेगी, और यह झिल्ली, यही झिल्ली इनके कणों को आपस में नहीं मिलने देगी। जैसे साबुन के झाग में बहुत सारे छल्ले 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 होते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे में, ऐसा कहो कि सब मिलके बैठ जाएंगे तो नहीं, उसको खाली नहीं होगा। अंदर से जो कण है ये कण दूसरे कण से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक कण और दूसरा कण, ये रहा दूसरा कण, ये झिल्ली भले मिल जाए लेकिन ये कण एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और तब ये नीचे नहीं बैठते। इसीलिए कहते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड्स जो होते हैं उनको अवक्षेपित करना आसान नहीं है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड्स को अवक्षेपित करना आसान है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज हमने इतना जाना कि कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स को कैसे बनते हैं, आकार क्या होता है, क्यों अवक्षेपित नहीं होते, विलयन से ये कैसे अलग है, द्रव स्नेही कोलाइड्स क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इन सब बातों को हमने आज जाना। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तुमको फिलहाल बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। हाँ, मैंने नोट्स नीचे अपने टेलीग्राम पे जरूर डाले हैं, लेकिन वो पूरे नोट्स हैं कोलाइड्स के, इसलिए जो है उनको, उनमें अभी शायद तुम ना समझ पाओ पूरी बात को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बाद तुम पूरी बात को समझ पाओगे। फिर भी इतना तो तुम पढ़ा लेना कि कोलाइड्स क्या है, उनका आकृति कैसी होती है, उन पर आवेश क्यों होता है, और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों कि मैं ये लगातार लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अब पढ़ना बंद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। क्लास रेगुलर पढ़ो, लगातार देखते रहो, लगातार पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और इस तरह से बीच में अगर तुम उदासीन होना शुरू हुए तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितना मैं जानता हूं, जितने मेरा ग्रुप है, मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब ग्रुप पे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे पास लगभग 250 लोग हैं उसमें, कुल मिला के दोनों ग्रुप को देखा जाए तो और देख रहा हूं कि जो है केवल 70-80 बच्चों ने मेरे पिछली क्लास को पढ़ा है। 80-90 बच्चे थे शायद। तो ये ठीक नहीं है, सारे बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आज छोटा पॉइंट किया कि मैं बता दूं कि कल से सब लोग उसको ध्यान देखना, क्योंकि ये 5 नंबर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। अगर समझ में आ गया तो सब लोग बहुत आसानी से लिखोगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू, सब लोग तैयार? बिल्कुल यार, ध्यान रखना, इसमें कहीं कुछ छूटना नहीं है, पूरी तरह से इसको नोट्स करना बनाना इसके। ओके, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इट्स ओके।